हाय। ये वीडियो है रिद्धिमा टंडन के बारे में। क्यों ये वीडियो इतना महत्वपूर्ण है? आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लैब के साथ बिजी हैं किसी वजह से, या अपनी पीएचडी में बिजी हैं, या नौकरी में बिजी है, और आपके पास एक जेन्यून सा कारण होता है कि आपको टाइम ही नहीं मिलता। ऑब्वियसली ऊर्जा की कमी हो सकती है, शायद मोटिवेशन में कमी हो सकती है। लेकिन ये वीडियो पूरा सुनने के बाद आपको एक चीज तो समझ में आएगी कि सारा का सारा खेल, मजे की बात है, टाइम मैनेजमेंट और एनर्जी मैनेजमेंट का है। आपके पास भी वही 24 घंटे हैं जो रिद्धिमा के पास है, या किसी और सक्सेसफुल बच्चे के पास है। तो सवाल किस चीज का है? अपनी ऊर्जा को हर क्षण, हर वक्त कैसे चैनलाइज करना है और कैसे मैक्सिमम आउटपुट लेना है अपने आप से, सारा का सारा सवाल ये वाला होता है। एक और जो बहुत अच्छी सी बात मैं आपको शेयर करना चाहूंगा इस पूरी की पूरी वीडियो के माध्यम से, वो होती कंसिस्टेंसी। आप अपने काम में कितना लगातार लगे रह सकते हैं। आपको ये हर वक्त याद रहना चाहिए कि एग्जैक्टली मेरा टारगेट क्या है। लगातार काम करना, अपने टारगेट को याद रखते रहना, ये 50% जीत हो जाती है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, पढ़ाई तो सेकेंडरी चीज होती है। ज्यादातर लोग सिर्फ पढ़ाई कर रहे होते हैं, और वो मोटिवेशन खुद का जो अंदर से आना चाहिए वो होता ही नहीं है। यहीं से शुरू होती है कहानी पॉजिटिव एटीट्यूड की, जो आपको रिद्धिमा के अंदर नजर आएगा। रिद्धिमा का एक और वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रखा है, जो 2020 में मैंने रिकॉर्ड किया था, जब ये एसीबीआर में सेलेक्ट हुई थी। आप तब का वीडियो भी जरूर देखें, क्योंकि एक पॉजिटिविटी आपको वहां से मिलेगी। इनका जो ओवरऑल एक्सप्रेशन है, कोई चेंज नहीं है। शी वॉज ऑलवेज कूल। मन की जो शांति होती है वो सबसे शानदार चीज होती है इस दुनिया की। आपको जानकर आश्चर्य होगा। और इस मन की शांति, कंसिस्टेंसी और लगातार खुद के लिए पॉजिटिव रहना, किसी की लाइफ पूरी की पूरी बदल देता है। ये इस वीडियो के अंदर आप देखेंगे। तो रिधिमा, एक बार फिर एक और सक्सेस के साथ आपके साथ रूबरू हो रहा हूँ। पिछली बार जब मैंने आपसे बात की थी, तब आपका बहुत सारी जगहों पर एमएससी एंट्रेंस क्रैक हुआ था, और तब मैंने आपसे कहा था कि मैं एक बार और आपका इंटरव्यू लूंगा। आज फिर हम आमने सामने हैं, और पिछले 1 साल से आप लगातार लगे हुए थे। पहले आपने नेट एलएस निकाला था, और इस बार आपने जेआरएफ निकाल लिया। वेरी गुड रैंक। ओवरऑल आई एम वेरी वेरी मच सेटिस्फाइड। रिद्धिमा, यू जस्ट टेल मी अबाउट योर सेल्फ। आपकी ओवरऑल जर्नी जो साइंस के लिए रही, और जो आई गुरु जी आधार इंस्टीट्यूट तक आने की रही, और इस बार इस वक्त एक सक्सेसफुल स्टूडेंट की तरह जो मैं आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ अपने साथ, वहां तक की जर्नी के बारे में बताएं। तो सर हमेशा से मेरी फैमिली में किसी ने साइंस नहीं लिया है। जिसका भी बैकग्राउंड रहा है वो कॉमर्स में और बिजनेस में ही रहा है। तो जी। और अगर कोई साइंस लेता भी था, जैसे इंजीनियरिंग में या मेडिसिन ले लिया उन्होंने ट्वेल्थ में, तो भी वो लोग सीधा जॉब में या कॉमर्स में घुस जाते थे। तो मेरे लिए पहले तो बीएससी लेवल से ही डिफिकल्ट था किसी को दिखाना कि साइंस में एक्चुअली होता क्या है। पहला तो यही मेरा ड्रॉबैक रहता था, किसी से बात नहीं कर सकती कि मेरे कोर्स में एक्चुअली है क्या। तो वो कोई क्लोज सर्कल में कोई गाइड करने वाला नहीं होता था। आई स्टिल रिमेम्बर कि मैं आई गुरुजी की वीडियो से तब मुझे यूट्यूब पे बहुत ज्यादा चैनल पे अपलोड होती थी उस टाइम पे। और मैं ये सोचती थी कि अच्छा, देर इज दिस ऐप जहाँ पे कोर्सेज आप ले सकते हो एमएससी एंट्रेंस के लिए। क्योंकि एमएससी एंट्रेंसेस बहुत टफ होते थे क्रैक करने में। और मुझे याद है मैं आईआईटी जैम का तब टाइम क्रॉस हो गया था, मैंने क्वालिफाई कर लिया था। बट रैंक वाज नॉट लाइक इन द, इट वाज इन टॉप 200 बट नॉट इन टॉप 100। तो इसीलिए मुझे मेरे फ्रेंड्स कहते थे कि आप आईआईटी तो ज्वाइन नहीं कर सकते, एनआईटी में बी पॉसिबल। तो तब टाइम निकला जा रहा था मुझे, लाइक 1 साल अपना वेस्ट नहीं करना था। तो मैंने तभी उसी वक्त आपका कोर्स ज्वाइन किया था। एंड आई स्टिल रिमेम्बर कि उसके बाद मेरे सारे जो ये एग्जाम्स हुए थे, मेरा बीएचयू का एग्जाम हुआ था, सीयू सेट का एग्जाम हुआ था, वो सारे स्टेट वाइज मेरे क्लियर हो गए थे। एंड लकीली मेरा, क्योंकि मैं दिल्ली में ही रहती हूँ, तो मेरा डीयू में हो गया था। एंड दैट टू एसीबीआर, जो कि कहते हैं कि रिसर्च के लिए सबसे बेस्ट एनवायरनमेंट देता है टू अ स्कॉलर, अगर किसी को बनना है तो इसीलिए मुझे एसीबीआर में विद रैंक 40 ऑल ओवर इंडिया मुझे एडमिशन मिल गया था। और फिर उसके बाद मैंने आपका फर्स्ट लाइक सेकेंड ईयर से ही मैंने आपकी वो मेंटोरशिप शुरू कर दी थी लेनी फॉर नेट। क्योंकि मुझे याद है जब हम एंट्रेंसेस, मास्टर्स के एंट्रेंसेस में पढ़ते थे, बैच अलग होता था विद नेट स्टूडेंट्स। और मैंने पूछा था आपसे कि सर एमटीओसी का इससे ज्यादा डिटेल वाला क्या होगा, तो आपने कहा था आप नेट में क्या पढ़ोगे, अभी ये थोड़ा छोटा लेवल है।
तो आई थॉट कि नेट क्या होता है। मैंने देखा कि ये पीएचडी के लिए जरूरी है, मतलब इसके साथ ही आपको पीएचडी मिलेगी वरना नहीं मिलेगी यहाँ। तो मैंने तब जाके उसके लिए आपको ही अप्रोच किया कि नेट में लेना है, क्योंकि कोविड भी था साथ साथ में, तो इसीलिए नेट तब चल नहीं रहा, हो नहीं रहा थे, साइकिल्स अब्रप्टली चल रहे थे। तो जब मैंने आपके साथ फर्स्ट साइकिल में अटेम्प्ट दिया तो मेरा एलएस हो गया। मेरी आई स्टिल रिमेम्बर 97.89 आई थी परसेंटाइल। और मैं शॉक थी कि ये इतने मतलब कम प्रिपरेशन में, और मैं मास्टर्स में बस लास्ट में थी, तो उसमें डिसर्टेशन के साथ इतना हो जाना मुझे बहुत, मैं खुद शॉक हो गई थी। और फिर इसी दौरान मैंने जब मास्टर्स में, तो मैंने एपिलेप्सी पे काम किया था, एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर पे। और इस लैब के थ्रू जो मैंने एसीबीआर में जो ज्वाइन की थी, उसके बाद मैं एम्स से भी एसोसिएट हो गई, बिकॉज इट वाज एसोसिएटेड विद द सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एपिलेप्सी एट एम्स। तो मैंने एपिलेप्सी पे इसी वजह से काफी मंथ्स एक्सटेंडेड वर्क किया अपना डिसर्टेशन का। और मैंने आईआईटी दिल्ली एज अ प्रोजेक्ट असिस्टेंट ज्वाइन किया उसके बाद इन 2023। क्योंकि मुझे ऐसा लोग कहते थे कि अपने सीवी में या प्रोफाइल में गैप मत दिखाओ, अगर नेट भी प्रिपेयर कर रहे हो या जेआरएफ के लिए, तो टेल देम दैट यू हैव बीन वर्किंग ऑल्सो। वो सुपर ह्यूमन जैसे लोग ही कर सकते हैं। नाउ आई हैव रियलाइज कि उसमें बहुत आप सुपर मेहनत ह्यूमन हो लगती इवन। है। आई रियलाइज नाउ, क्योंकि मैंने जब पहला फिर 2023 का जून का जो अटेम्प्ट दिया था आईआईटी दिल्ली में, तब मैं न्यूरो रीजेनरेशन पे काम कर रही थी। पहले तो जो टेक्निक्स वो मुझे सिखाने लगे थे वो एक्स्ट्रा थी। मैंने सिर्फ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी टेक्निक्स की थी डिसर्टेशन के काम में। यहाँ पे मैंने फैक्ट्स और सेल कल्चर वगैरह करना भी सीखा। पहले मैं रैट मॉडल्स पे काम करती थी, अब मैं जीब्रा फिशेस पे सीख रही थी। और उन्होंने मेटाबोलॉमिक्स का भी मुझे काम सिखाया। तो वो लैब के पास, लेकिन ज्यादा क्योंकि थोड़ा सा फंडिंग इश्यूज रहता था, तो ना तो एनिमल फैसिलिटी थी। इस वजह से मेरा काफी ज्यादा काम जो मैंने कभी किया नहीं था वो मुझे सिखाने लगे, वो कि आप ये सीखोगे तो ये वाला काम भी हमारा लैब कवर कर पाएगा। तो इस वजह से मैं क्लासेस में तो रेगुलर होने की कोशिश करती थी, थोड़ा थोड़ा एक एक घंटा करके पढ़ती थी, बट अगेन अनफॉर्चुनेटली जून 2023 में मैं क्वालिफाई नहीं कर पाई थी। एंड इतना मैं, मुझे याद है, डिसहार्टन हो चुकी थी उस टाइम पे। एंड आपने तब भी मुझे बूस्टअप किया था कि एलएस तुम कर सकती हो, अगर क्वालिफाई तुम डेफिनेटली जेआरएफ कर सकती हो। आई स्टिल रिमेम्बर क्लासेस में भी मुझे आने में इतना डर लगता था कि मैं नहीं कर पाऊंगी, अब खत्म हो गया, लाइक कुछ नहीं हो पाएगा। एंड यूज टू से कि बकल अप, क्योंकि अभी हारे नहीं हो, अभी कर सकते हो, एलएस कर चुके हो तुम एक बार। तो आई वाज लाइक नहीं, इस बार होगा ही होगा। एंड बट मुझे ये याद है आपकी टिप, मुझे याद है मैं कैफेटेरिया का वो जो लॉन होता है आईआईटी में वहां खड़ी थी। एंड आई स्टिल रिमेम्बर दैट कॉल आपने मुझे किया था दोपहर को कि तुम्हें बस मुझे नवंबर का महीना देना है, दिसंबर से पहले। एंड अगर वो दे दोगी, क्योंकि तुम्हारा सब प्रिपेयर्ड है, यू आर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड, यू डोंट नो दिस, तुम्हें सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, और नवंबर का दे देना मंथ। तो आई टॉक टू माई प्रोफेसर, और उस वक्त तो मैं एम्स से भी एसोसिएटेड थी। और उन्होंने मुझे बोला था कि हम तुम्हें पीएचडी में भी ले लेंगे इफ यू हैव फेलोशिप। तो आई वाज लाइक हाँ श्योर, आई विल कंटिन्यू द वर्क विद यू। एंड इस दौरान मैं आईआईटी में भी थी, तो उन्होंने ऐसा मुझे ये नहीं बोला कि वो मुझे टाइम दे देंगे पढ़ने के लिए, बिकॉज दे ऑल्सो हैव देयर ओन बाउंडेशंस, कि आप एक कॉन्ट्रेक्चुअल पोजीशन पे हो तो यू हैव टू फुलफिल योर ड्यूटीज। तो मुझे ये था कि अगर उन्होंने नवंबर के वक्त मुझे नहीं दिया टाइम ऑफ, तो मैं छोड़ दूंगी, क्योंकि मेरा कॉन्ट्रैक्ट दिसंबर के एंड में 31st को एंड हो रहा था। मैंने बोला कि नवंबर में मुझे चाहिए, कि मैं, सर ने बोला है तो मुझे देना ही है जेआरएफ को टाइम। मैंने नवंबर में ही उनको बोला कि इफ यू कैन नॉट गिव मी दिस 2 months का ब्रेक, देन आई एम गोइंग टू रिजाइन बिफोर हैंड। तो इस वजह से मैंने नवंबर के फर्स्ट वीक में छोड़ा मिडवे। एंड दो मैं उनका काम तब भी छोड़कर भी मैंने उनके पेपर्स के लिए सारी
एनालिसिस कंटिन्यू करी, क्योंकि मेटाबोलॉमिक्स का स्टैटिस्टिकल पार्ट आई वाज हैंडलिंग। एंड मैंने फॉर्चुनेटली अब वो पब्लिशिंग के लिए जाने वाला है। लकीली अगर होगा तो वो उसमें सिर्फ फाइनल चेंजेस उन्होंने करने हैं, एंड देन इट विल मे गेट पब्लिश्ड आल्सो। तो तब मैंने नवंबर में जब ये स्टार्ट की प्रिपरेशन, तो आई रिमेम्बर कि उस टाइम पे मैं पहले तो जैसे आप शेड्यूल सेट करते थे सब बच्चों का, उसी उसी हिसाब से मैंने सारे सब्जेक्ट्स कवर करने शुरू किए। और मुझे याद है पहले वाले साइकिल में मैं कुछ नहीं कर पाती थी, और मुझे ऐसा लगता था मेरा कोई सिलेबस का टॉपिक ठीक से कवर नहीं हो रहा। इस वाले साइकिल में मुझे याद है मैंने पूरे सारे टॉपिक्स ऑलरेडी बिफोर हैंड, लाइक बिफोर दिसंबर ऑल्सो मैंने कवर करके रख लिए थे। एंड लकीली एग्जाम दिसंबर के भी एंड में था, तो मेरे पास पूरा दिसंबर ऑलमोस्ट रिवीजन के लिए बचा था। और रिवीजन में ऐसा होता था कि पहले पहले तो मैं 2 दिन लेती थी टॉपिक के लिए, जैसे सेल बायो मॉल बायो के लिए, और साथ साथ आपके चिड़िया और सेशंस लेती थी, क्योंकि आप तब बहुत एक रेगुलर शेड्यूल था, और उसमें सबको जब आना होता था तो वो रिवीजन तो उसमें ही हो जाती है आधी। और आधी आप कहते थे कि ये वाला टॉपिक आप बिना देखे बस मेमोराइज जितना है वो बोलते रहो। तो मैं वो करती थी। एंड आई रिमेम्बर लास्ट वीक में वो जो होता है ना फाइनल रन, उसमें मैं 2-2 घंटे में एक टॉपिक को मेमोराइज करके ऐसे ऐसे रिवाइज करती थी। तो 2-2 घंटे में मेरा पूरा मॉल बायो हो जाता था, सेल बायो, और ये दैट्स सारे कुछ हो ब्यूटीफुल। जाते थे। आरडीटी आई रिमेम्बर वो एक हफ्ता तो बहुत ही ज्यादा एडवेंचरस था, और पता ही नहीं चला कि कब नेट आ गया था। और इस दौरान जो हमारे चिड़िया और सेशन होते थे, मैं कोई भी फिर इसलिए बुक छूती ही नहीं थी क्वेश्चन बैंक सॉल्व करने के लिए। मैं सिर्फ चिड़िया उड़ और हमारे क्लास टेस्ट पे डिपेंड करती थी, जो लाइव टेस्ट होते थे, क्योंकि वो ही इतने ज्यादा कंज्यूमिंग है इंफॉर्मेशन के साथ कि आपको जरूरत ही नहीं पड़ती थी कि मैं कोई बुक ही नहीं ली थी नेट के लिए तो प्रैक्टिस के लिए। मैंने कभी अपने कॉलेज टाइम में मास्टर्स में अपनी फ्रेंड्स को देखा था लेते हुए, एंड आई यूज टू थिंक कि नहीं मेरी तो कोचिंग है तो मेरा तो सारा सेट है, मटेरियल भी हमें मिल जाता है, और हमारे टेस्ट वेस्ट भी होते हैं। तब तो चिड़िया उड़ नहीं होता था, तब भी वो टेस्ट इतने एलएस जब मैंने क्रैक किया तब चिड़िया उड़ स्टार्ट भी नहीं हुआ था। चलो बट वो आई किस साल से आया रिमेम्बर। अपन टूल अब बनाया है ये वाला, क्योंकि जब से मुझे पता चला है कि पढ़ाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है सवाल पूछना। पढ़ तो आप यस। लोगे, क्योंकि रिधिमा आपसे मैं एक और चीज पूछना चाहूंगा जिससे लोगों के बीच में बड़ा मिसकंसेप्शन होता है कि हम लाइव पढ़ेंगे ऑफलाइन पढ़ेंगे, और तीसरा ऑप्शन मैंने दिया था कि रिकॉर्डेड से पढ़ेंगे। आप हम्म। विशुद्ध रूप से रिकॉर्डेड वाले सेशन में हो, क्योंकि लाइव के लिए आपके पास टाइम नहीं था, लैब में आप इतना सारा बिजी थे। तो व्हाट इज योर ओपिनियन टू लाइक एंड व्हाट डू यू वांट टू टेल ऑल दोज पीपल जिनके दिमाग में ये मिसकंसेप्शन होता है कि जब तक लाइव क्लास में नहीं आएंगे डाउट क्लियर नहीं होंगे, क्योंकि डाउट का बड़ा टेंशन रहता है। तो वो रिकॉर्डेड में डाउट्स क्या आपको भी आते थे क्या? डाउट का ऑप्शन छूटता था क्या? हमारे वाले रिकॉर्डेड ऑब्वियसली अलग होते हैं थोड़े से। यस सर, सो रिकॉर्डेड सर दे हेल्प यू विद द जो बुकलेट मिलती है हमें, उसके अंदर जो भी मैटर है उसको पढ़ने के लिए रिकॉर्डेड यू हैव टू टेक फर्स्ट बिफोर द सब्जेक्ट स्टार्ट्स, वेदर लाइव चल रहा है ऑनलाइन चल रहा है तो उससे पहले करके रखो तो बेटर है। एंड सेकेंड चीज जो अगर कोई डाउट होता था वो लाइव में भी सॉल्व हो सकता है, लेकिन मुझे याद है आपको अगर मैं टेक्स्ट करती थी या फिर कॉल करती थी तो आप तब भी वो एक्सप्लेन कर देते थे इजीली, और रिकॉर्डेड में यूजुअली तो कोई डाउट ही नहीं आता था। इट्स वेरी क्लियर टू अंडरस्टैंड। और मुझे याद है लाइव क्लासेस भी मैं इतनी ज्यादा नहीं लेती थी, क्योंकि एक तो शेड्यूल बिल्कुल साथ नहीं देता था मेरा। और अगर ऑनलाइन जो अगर आप नया रिकॉर्ड कर रहे होते थे, आई यूज टू जस्ट चेक कि रिकॉर्डेड से ये कितना ज्यादा अरे बेटर हो गया है, और ट्रेंड अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट पैटर्न वो कितना चेंज हुआ है। तो मैंने उस हिसाब से अपने नोट्स को थोड़ा सा मॉडिफाई किया। जैसे इस बार जो हमारी लाइव क्लासेस रिकॉर्डेड मिली थी मुझे फॉर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, वो काफी ज्यादा अच्छी थी इन टर्म्स ऑफ ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन के प्रोसेसेस, वो काफी ज्यादा और डिटेल्ड थे। तो मैंने इन एडिशन टू द बुकलेट उनको फिर थोड़ा सा मॉडिफाई करके नोट्स बनाए थे। एंड इवन विद ह्यूमन फिजियोलॉजी या सेल बायोलॉजी वैसे किया था। लेकिन काफी हद तक जो जैसे इकोलॉजी एवोल्यूशन के टॉपिक्स हो गए या जेनेटिक्स के, उन उनमें तो मैं 2-3 बार रिकॉर्डेड लेकर सिर्फ बुकलेट पढ़ती थी, अगर रिवीजन के टाइम तो बुकलेट पढ़ती थी और हो जाता था।
तो ऐसा नहीं है कि आपको रोज रोज लाइव क्लास लेनी पड़ेगी। अगर आप रिकॉर्डेड पूरा कवर कर लो, और अगर आपका आप क्योंकि लेटेस्ट वाला तो पैटर्न के हिसाब से डाल देते हो क्लासेस, या अगर आप कहते हो कि इसमें ये भी ऐड करना पड़ेगा, आप कहते थे कि ये मैं इसका नया वीडियो रिकॉर्ड करके डालूंगा, तो वो फॉलो करना है साथ साथ, तो हो जाता है मेरे ख्याल से। शनाया, रिद्धिमा, एक और अच्छी सी बात जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या आपके स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स थे और क्या वीक सब्जेक्ट्स थे 13 यूनिट्स में से सीएसआर की? सर सबसे ट्रिकी लाइक क्वेश्चन स्ट्रॉन्गेस्ट है। में तो आपने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी, आरडीटी, टूल्स, टेक्निक्स एंड जेनेटिक्स, तो फॉर श्योर मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स और मॉलिक्यूलर एवोल्यूशन, ये सब जो थे, ये बहुत आपकी वजह से ही मेरे स्ट्रांग हुए थे, वरना कॉलेज टाइम में तो नहीं होते थे। मुझे याद है जब मैं बैचलर्स में थी, मुझे सेल बायोलॉजी तब सबसे पहले एक्सपोज हुई थी उससे, एंड हमारे टीचर्स भी अच्छा नहीं पढ़ाते थे, तो मास्टर्स में वो जैसे थोड़ा सा ग्राफ कॉन्सेप्ट करना शुरू किया, और नेट के टाइम वो इतना स्ट्रांग हो गया कि ना, एंड इवन बायोकेमिस्ट्री सर, जो लेटेस्ट अभी हमने रिकॉर्डेड लाइव क्लासेस में देखा था, बायोकेमिस्ट्री का आप जो आपने नए पैटर्न से पढ़ाया था, वो इतना एक्स्ट्रॉर्डनरी था कि मैं बायोकेमिस्ट्री में बहुत कॉन्फिडेंट हो गई थी नेट, ये वाले रिसेंट नेट So में। basically मॉडर्न सब्जेक्ट्स की वजह से आपको लगता है आपका ज्यादा सिलेक्शन हुआ। व्हाट अबाउट द क्लासिकल सब्जेक्ट्स लाइक इवोल्यूशन, लाइक प्लांट फिजियोलॉजी? सो प्लांट्स वगैरह में आई वाज सो अंडर कॉन्फिडेंट, क्योंकि मुझसे मैंने काम भी नहीं प्लांट्स में किया, और मैंने जो एसीबीआर में सब्जेक्ट लिया था बायोमेडिकल साइंस, वहां भी हमें प्लांट्स नहीं पढ़ाया जाता था, और प्लांट्स तो सिर्फ आपके थ्रू ही मैं पढ़ती थी, और मुझे ऐसा लगता था मैं प्लांट्स में नहीं कर पाऊंगी, और मैं अनाटॉमी में भी जीरो हूँ और ये सब। तो मैंने सिर्फ आपके वो प्लांट, क्योंकि मुझे वैसे भी प्लांट साइंस को ना देख के ही डर लगता था, मैंने आके फिर भी प्लांट फिजियोलॉजी के सारे क्लासेस लिए, उसमें जो सारे साइकिल्स थे, कैम साइकिल, सीजरी साइकिल, ये केल्विन साइकिल, ये सबको मैंने देखा, फॉलो किया थ्रू द क्लासेस ओनली। और हॉर्मोन्स फॉर एग्जांपल, वो जो टेबल है, मैंने उसके साथ इनफैक्ट फोटोज तक ली थी कि अगर प्लांट बायो नहीं खत्म हो रहा, वो इतना टाइम लेता था मेरा। तो मुझे याद है कि उसके साथ मैंने स्ट्रगल किया है, लेकिन वो जितना भी इजी हो पाया है, वो बिकॉज ऑफ दो शॉर्ट नोट्स हुआ है। वो जो शॉर्ट नोट्स और ट्रिक्स एंड टिप्स होते थे कि ये ऐसे याद करना है, तो इस वजह से वो भी हो गया लकीली। चलिए, बहुत गजब की बात कही। नाउ, चूंकि आपने जैसे आपके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताया कि भाई कोई भी साइंस वाले लोग नहीं थे, तो व्हाट वाज देयर रिएक्शन व्हेन यू क्वालिफाइड जेआरएफ? सब जेआरएफ क्वालिफाई हो गया तो उनका रिएक्शन एग्जैक्टली क्या था? मजा तो आ गया होगा शानदार वाला। वो भी जरा एक बार पोर्ट्रेट करके बताइए कि क्या था रिएक्शन पापा का स्पेशली। जी, तो मेरे पापा को ये तब पता चला था जेआरएफ के बारे में, जब मैंने उन्हें खुद ही बताया। वो मुझसे पूछते थे कि मास्टर्स के बाद अब क्या करना है, टीचर बनना है, स्कूल टीचर में फिर बीएड कर लो और ऐसा। तो मैंने उन्हें समझाया कि पीएचडी के लिए अगर मुझे यहाँ मिलना एंट्रेंसेस, तो मैं क्वालिफाई कर लेती थी विदाउट फेलोशिप वाली कैटेगरी में, जैसे मैंने बताया था आपको जेएनयू का और ऐसा। तो मेरे पापा कहते थे कि अगर ऐसे ही हो रहा है तो जेआरएफ और नेट का इतना क्यों तुम्हें भूत लगा हुआ है। तो मैंने उन्हें समझाया कि तब भी इंटरव्यू में एक तो एड ऑन होता है, और आपको ज्यादा प्रेफरेंस मिलता है, और इस वजह से कई बार वो बोल देते हैं फेलोशिप के बिना ले लेंगे, बट ओनली द वेरी वेरी हाईली क्वालिफाइड कैंडिडेट्स गेट शॉर्टलिस्टेड फॉर दैट। और अगर शॉर्टलिस्ट भी हो जाता है तो एट द एंड दे सी के कुछ लोग का तब तक फेलोशिप क्रैक नहीं हुआ था, बट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंटरव्यू तब तक हो गया। तो इवन इन दोज प्रोजेक्ट्स आई हैव सीन पीपल विद फेलोशिप गेटिंग सिलेक्टेड, चाहे प्रोजेक्ट में फेलोशिप थी भी। तो मैंने उन्हें इसी तरह से समझाया कि फेलोशिप होना इज लाइक यू हैव दिस पावर शील्ड, कि अगर ये नहीं होगा तो तुम्हें पीएचडी लेने में काफी डिफिकल्टी आएगी। और तब आई यूज टू टेल हिम कि मेरा एलएस हो गया है, तो देन ही सेड कि मतलब तुम प्रोफेसर लग सकती हो। तो मैं कहा हाँ, टेक्निकली तो लग सकती हूँ, बट मुझे पीएचडी करनी है, उसके लिए मुझे फंडिंग चाहिए, फेलोशिप चाहिए। देन ही वाज लाइक ओके, ट्राई करो। एंड व्हेन आई यूज्ड टू वर्क आल्सो एज अ प्रोजेक्ट असिस्टेंट, तो ही यूज्ड टू से कि तुम इसमें भी तो काम कर रही हो, इसमें भी उतना ही पैसा आ रहा है, तुम्हें अब क्यों फेलोशिप चाहिए।
देन आई सेड कि नो, फॉर अ पीएचडी इतना इतना करना है, फेलोशिप के लिए क्रैक करना है एग्जाम। देन व्हेन आई क्वालिफाइड, तब ही वाज, अब वो उनको इतने टाइम में पता चल गया था इम्पोर्टेंट एग्जाम है, इसको क्लियर करेगा तो ही आगे इसको पीएचडी मिलेगा। तो आई टोल्ड हिम कि मेरी इतनी परसेंटाइल आई है और हो गया है फाइनली। आई वाज शॉक्ड, मैं तो रोई भी थी जब रिजल्ट जिस दिन अनाउंस हुआ है। आई वाज, इसमें अपने ऊपर विश्वास नहीं कर पा रही थी, हाथ कांप रहे थे। और मैंने ना तो लिस्ट देखी, मैंने सीधा ग्रुप पे मैसेज आपका देखा था कि इसने इस रैंक के साथ क्वालिफाई कर लिया है। और आई वाज लाइक मैंने नहीं किया है, मतलब मुझे अपने ऊपर भरोसा नहीं था। और पापा जब आए थे, ऑफिस से आए थे, एंड ही सेड कि मुझे तो पहले ही पता था। चलिए, तो बहुत बढ़िया, ही बहुत वाज बढ़िया। नॉट दैट योंग। सो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर योर वन मोर सक्सेस। एक अच्छी जगह पे आपको पीएचडी मिलने वाली है, ऑब्वियसली वो मिलेगी ही। इट वी आर वेरी पॉजिटिव, बहुत शानदार पॉजिटिव लोग हैं हम। आपसे बात करके बहुत बहुत अच्छा लगा रिद्धिमा। जस्ट कीप ऑन शेयरिंग योर एक्सपीरियंसेस, जिससे लोग मोटिवेट हो कि यार बिजी होना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। सुपर ह्यूमन तो हम सारे के सारे हैं। वी ऑल आर सुपर ह्यूमन। सिर्फ ऑब्जर्व करने वाली बात है, उस सुपर ह्यूमन को पकड़ के बाहर निकालना होता है। थोड़ा सा हमें कंफर्ट जोन से बाहर जाना होता है, प्रोक्रेस्टिनेशन से बाहर निकलना होता है, और चीजें हमारे सामने हो सकती हैं। लड़ाई तो चलती रहती है, झगड़ा चलता रहता है, अंदर से जबरदस्त झगड़ा चल रहा होता है, अंदर वाला कहता है नहीं 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 हो सकता, और आप कहते हो नहीं हो सकता है, और आपने इस झगड़े को जीत लिया असल में अंदर वाले से झगड़ा करके। सो मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन अगेन रिदिमा, एंड वेरी ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू।